हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 2 की, तो वहां पे हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच इज आल्सो नोन एज जेड इफेक्टिव। लास्ट में लेक्चर के एंड में हमने कंक्लूजन निकाला था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है and as we move from top to bottom, that is down the group, z इफेक्टिव का वैल्यू कांस्टेंट रहता है ना स्टूडेंट। ये दो स्टेटमेंट्स आप लोग पूरे चैप्टर में याद रखना, क्योंकि हमको ये बार बार इस चैप्टर में इसका यूज आएगा। वापस से एक बार बोल दूं, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां जाते हैं, बोलो, अरे बोलो सर, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, ठीक है बोलो। लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, z इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, यस बढ़ता है, वेरी गुड। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, z इफेक्टिव का वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। वापस एक बार लास्ट टाइम बोलो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, z इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीजेस, एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, z इफेक्टिव का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें एटम के बारे में, तो जो एटम का जो साइज होता है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम का जो साइज होता है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। जैसे अगर एटॉमिक रेडियस सेंटर से आउटरमोस्ट शेल तक का डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अगर किसी एटम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो एटम का साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी एटम का रेडियस कम है, एटॉमिक रेडियस कम है, तो उसका साइज भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाई वी स्टडी एटॉमिक रेडियस, atomic size is measured in terms of atomic radius. So first point I'll write, atomic size is measured in terms of atomic radius. Atomic size is measured in terms of atomic radius. Now what is atomic radius? It is the distance between the center of the atom to the dash shell, outermost shell. Atomic radius is defined as, atomic radius is defined as the distance between center of the atom to the dash shell, outermost shell, center of the atom to the outermost shell, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एटम बहुत ही छोटा होता है, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट होगा वो हमको किलोमीटर, मीटर, वो सब नहीं चलेगा, छोटे यूनिट चाहिए। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ very small units. Atomic radius is measured in terms of picometer या फिर नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम यूनिट। ए के ऊपर एक डॉट बनाएंगे या फिर एक जीरो छोटा सा बनाएंगे, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट। These are the different units in which atomic radius can be measured. ये छोटे यूनिट्स है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डैश एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटरमोस्ट शेल, center of the atom to the outermost shell, and atomic radius is measured in terms of picometer, nanometer या फिर angstrom unit. Now students, किसी भी एटम का जो रेडियस है वो आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे। सर क्यों? इसके दो मेन कारण है, सुनो ध्यान से, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। इसका रीजन नंबर 1 है कि एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है बेटा, कि एटम को आप आंख से तो देख नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा एटम्स को मिला के एक एटम, आप ऐसे बोलोगे कि मुझे एक एटम परफेक्टली देखना है तो पॉसिबल नहीं है। तो एक सबसे बड़ा रीजन है, जो चीज दिख ही नहीं रही है उसका रेडियस कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। सो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। इसका रीजन नंबर 1 क्या है, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था
कि शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सबशेल्स, सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। एंड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे स्फेरिकल हो सकते हैं, डम्बल हो सकते हैं, डबल डम्बल हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर कौन सा नेचर आ रहा है, वेव नेचर आ रहा है। कौन सा नेचर आ रहा है, वेव। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस वेव नेचर की वजह से इसका कोई बाउंड्री फिक्स है ही नहीं। तो एटम का कोई फिक्स बाउंड्री होता नहीं है। एटम का अगर कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है तो आप एटॉमिक रेडियस मेजर कैसे करोगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, समझिए ये न्यूक्लियस है और ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल इज डैश इन नेचर, स्फेरिकल इन नेचर। तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इन कैसे भी कोई भी जगह पे हो सकता है। मैंने जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1 सिखाया था तब बोला था कि ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये ऑर्बिटल एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। अभी मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। तो स्टूडेंट कोई फिक्स पोजीशन है ही नहीं जिस तक आप मेजर करोगे। तो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, यहाँ तक मेजर करोगे तो ये बाउंड्री हो गया, यहाँ तक मेजर करोगे तो ये बाउंड्री हो गया। तो एटम का कोई फिक्स बाउंड्री होता नहीं है। इस वजह से एटॉमिक रेडियस को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंगल एटम का रेडियस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से हम लोग जब एटम किसी के साथ क्या होता है, कंबाइंड होता है, कंबाइंड होता है, तब हम लोग उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंगल एटम का रेडियस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। चलो आप मेरे साथ रिवाइज करो। दो रीजन क्या थे, एटम का जो रेडियस होता है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं क्या बच्चों, नहीं कर सकते। उसके दो रीजन क्या है, पहला रीजन है एटम इज वेरी स्मॉल, वेरी गुड। सेकेंड, इसका कोई फिक्स बाउंड्री होता नहीं है, इस वजह से एटम का रेडियस को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताओ, एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। Atomic radius cannot be determined accurately because of how many reasons? Two reasons. Number one, atom is very small. Atom is very small. एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। दूसरा, नो फिक्स बाउंड्रीज, नो डैश बाउंड्री, फिक्स बाउंड्रीज। इसका कोई फिक्स बाउंड्रीज होता नहीं है ड्यू टू द डैश नेचर, वेव नेचर या फिर ऑर्बिटल नेचर बोल सकते हैं, है ना। तो आप मुझे तो अगर एटम का रेडियस एक्यूरेटली डिटरमाइन कर ही नहीं सकते तो फिर हम लोग को एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे क्या सर। तो याद रखना, फ्री एटम का रेडियस डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये एटम फ्री है ना, तो उसका रेडियस आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, रादर अगर ये किसी के साथ कंबाइन हुआ है, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन के एटम जब जुड़ेंगे तो बेटा वो लोग तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ऐसे मिक्स हो जाएंगे ना। बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर वाला पोर्शन आया कि नहीं आया, यस। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाने के बाद इसका आप रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो गया, एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, फिर वो लोग मूवमेंट करेंगे नहीं। सो therefore atomic radius can be determined, atomic radius can be determined only in which case, only in combined state, only in combined state। combined state में ही हम लोग atomic radius निकाल सकते हैं। आप free state में atomic radius नहीं निकाल सकते हो। So it can be calculated or determined only in that state, combined state। और अभी combined state में हम लोग के पास में टोटल 4 टाइप के रेडियस है। So types of atomic radius, types of atomic radius। तो atomic radius कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है कोवैलेंट रेडियस। अगर उसने कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। तो सबसे पहला टाइप आता है बच्चों हमारा कौन सा टाइप, कोवैलेंट रेडियस। दूसरा आता है वैन डर वाल रेडियस, दूसरा आता है सेकेंड टाइप, इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। सेकेंड आता है हमारा वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, जिसको हम लोग बोलेंगे आरवी। सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस इज वैन डर वाल रेडियस। हम लोग एक एक करके सब डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सब लोग सबसे एक पहले एक चारों के नाम सुन लेते हैं।
तीसरा आता है हमारे पास मेटालिक रेडियस, थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस जिसको हम लोग आर एम बोलेंगे। एंड लास्ट में आता है नंबर डी आयोनिक रेडियस जिसको हम लोग बोलेंगे आर आई। ठीक है, सो टोटल कितना टाइप के एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टेट में? एक तो होगा कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होगा वैन डेर वाल्स रेडियस, तीसरा मेटालिक रेडियस एंड चौथा कौन सा होगा? आयोनिक रेडियस। अभी ये जो चारों है हमारे पास में सिलेबस में, हम लोग एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के लेक्चर में कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग को रेडियस पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस में हम लोग कोवेलेंट रेडियस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज सिंगल एटम का रेडियस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एटम इज वेरी स्मॉल एंड नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। रीजन नंबर 2 इज नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। सो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोवेलेंट रेडियस पढ़ते हैं ना। कोवेलेंट रेडियस मतलब दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें भी बेटा हमारे पास में दो पॉइंट्स है कि अगर दोनों एटम्स क्या है, जो दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, अगर दोनों एटम्स क्या हुए सेम, सो होमो एटॉमिक। जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है होमो एटॉमिक और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उसमें जो एटम्स है वो क्या है? दोनों सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में H2 है, O2 है, Cl2 है, F2 है, N2 है, ये सब क्या है? होमो एटॉमिक। सेम एटम्स के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड। जैसे एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। इमेजिन करो मेरे पास में ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और ये है इसका क्या बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए वरना दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है और ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है। अभी ये दोनों मिलके अगर H2 बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज होमो एटॉमिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स क्या है? सेम है। तो जब ये दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर आएंगे। ये है आपका फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस और ये है सेकेंड एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये डिस्टेंस, ये दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एकदम ध्यान से सुनना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। समझो ये एटम है A और दूसरा एटम भी है क्या है? A है। सो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड A। ऐसा D का मतलब डिस्टेंस एंड A बॉन्ड A मतलब दोनों के बीच में क्या बन गया है? बॉन्ड बन गया है। तो स्टूडेंट दिस इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? A एंड A। दिस को हम लोग बेटा केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? DAA बोलेंगे, राइट। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज द रेडियस और दैट इज कोवेलेंट रेडियस, क्यों? क्योंकि इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, तो इट इज क्वाइट सिंपल। कोवेलेंट रेडियस ऑफ A अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कलर चॉक यूज करते हैं हम लोग, ध्यान से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। इस डिस्टेंस को, इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा इधर से इधर तक का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस ऑफ किसका? A। और ये जो डिस्टेंस आया सेकेंड वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी तो दोनों सेम एटम्स ही है, तो इसको बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस ऑफ A। तो बेसिकली अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो इट इज द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ A। ठीक है, दोनों A ही है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R distance of dash and dash internuclear distance which is equals to DAA is equals to covalent radius of A plus covalent radius of A. So it is covalent radius of A plus covalent radius of A. So therefore we can say that 2 times covalent radius of A is equals to internuclear distance is equals to internuclear distance. So what is the covalent radius of A, students, from here? It will be half into dash internuclear distance. So covalent radius
ऑफ एनी एलिमेंट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर दोनों एटम्स क्या है, सेम है या डिफरेंट है, सेम है। अगर दोनों एटम सेम है इसका मतलब वो होमोएटॉमिक हुआ कि हेटेरोएटॉमिक हुआ, होमोएटॉमिक। तो दोनों अगर एटम सेम है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए। जैसे अगर एग्जांपल में मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूं तो ये कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये जो है देखिए एग्जांपल के तौर पे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्यों, क्योंकि दोनों एटम्स कौन है, कार्बन ही तो है। जैसे यहाँ पे दोनों एटम कौन थे, ए और ए थे, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। ये जो डिस्टेंस है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हर एक साइंस का बच्चा याद रखेगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आप मुझे बताइए जो डिस्टेंस सीसी है वो बेसिकली है क्या, इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स, it is 2 times what, covalent radius of what, carbon. It is 2 times the covalent radius of carbon. So what will be the covalent radius of carbon? यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, so covalent radius of carbon is equals to 2 इधर आएगा, so it would be distance of carbon carbon divided by what, 2. So what is the distance of carbon carbon? It is 1.54 upon dash 2 which is equals to 0.77 क्या, एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और ये कब होगा, जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, मतलब दोनों के दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमको तो मैथ्स में सिखाया जाता है कि रेडियस का मतलब तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आपने तो गाड़ी इसके पहले ही रोक दी। देखो अगर ध्यान से तो देखो, ये सर्कल का अगर देखेंगे तो बच्चों को बहुत सारे को लगता होगा कि अरे इधर तक जाना चाहिए था, सर ने तो ग्रीन लाइन इधर बीच में डाल दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ तक ही कंसीडर किया, ये देखो यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दोनों का जो शेयर्ड पोर्शन है उसका मिड पॉइंट दिया जाएगा। तो जो शेयर्ड पोर्शन कौन सा, ये वाला है ना, तो इसका मिड पॉइंट तो बेटा इधर ही आएगा ना। तो इसी को तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये इजी था, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लिया हमने और एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, समझो। क्वेश्चन दिया है इफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी इज 250 पिकोमीटर, 250 पिकोमीटर, calculate the covalent radius of atom B, calculate the कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सोच लो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो। वेरी गुड, आई होप सबको आ गया होगा आंसर। यस बच्चों, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ दिस एटम, दोनों एटम क्या है, सेम है, सो इट विल बी डिस्टेंस ऑफ बी बी डिवाइड बाय कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। सो इट इज 250 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 125 क्या, पिकोमीटर हो जाएगा। सो 125 पिकोमीटर इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ डैश एलिमेंट बी, और एटम बी बोल सकते हैं। ये कब होगा, जब दोनों के दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों एटम्स क्या हैं, जो बॉन्ड बनाने वाले हैं वो सेम होंगे। लेकिन अगर दोनों एटम सेम नहीं है तो क्या होगा, वो हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर दोनों एटम सेम नहीं है तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर, ठीक है, जो आगे के लेक्चर में आएगा हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी मैटर करेगा। तो वो क्या होगा हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटरमोस्ट शेल, मेजर्ड इन पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 2 रीजन है। एटम बहुत बड़ा होता है, नहीं सर एटम बहुत छोटा होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, एटम इज वेरी स्मॉल, पर्पसली बोला ताकि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो मुझे चेक करना था। ठीक है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, कोई फिक्स बाउंड्री होता नहीं है। इसलिए एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए आपको इसको कौन से स्टेट में लेना होता है, कंबाइन स्टेट में। और कंबाइन स्टेट में वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, थर्ड इज मेटालिक रेडियस एंड फोर्थ वन इज आयनिक रेडियस। ना कोवेलेंट रेडियस में हमने डिस्कस किया फर्स्ट केस
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मतलब जिसमें दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। एंड कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इज हाफ, कोवेलेंट रेडियस इज half the dash internuclear distance. It is half the internuclear distance. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर दिया, कौन सा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे क्या, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो केस होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगा और एक में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the second case, that is heteroatomic molecule। ना heteroatomic molecules का मतलब दोनों एटम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। समझो अगर हमारे पास में एक एटम है, ये वाला, इसको मैंने नाम दिया समझो A। ये है एटम A, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके पास में एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी एक दूसरा एटम है B, ये जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, ये दूसरा एटम है B और इसके पास भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास भी और ये इसका क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है, इसका नाम है B। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, जब इनके ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप होंगे बॉन्ड बनाने के टाइम, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तब क्या होगा, शेड पोर्शन आएगा कुछ। जैसे अभी ये देखिए, ये वाला अपना एटम A है। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक दूसरा एटम आ जाएगा यहाँ पे B। ये वाला एटम B हो गया यहाँ पे। अभी इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, शेयर्ड पोर्शन है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसका न्यूक्लियस माना जाएगा और ये वाला इसका न्यूक्लियस माना जाएगा, बराबर। इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में वापस से कुछ डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। अब ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इट इज बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, इट इज नॉट बिटवीन द सिमिलर एटम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग डिस्टेंस ए लिखते थे प्रीवियस बोर्ड पे, अभी वहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी आएगा बच्चों। ये डिस्टेंस क्या माना जाएगा, डिस्टेंस ए बी माना जाएगा। सो डी इधर ए बॉन्ड बी माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला एटम कौन सा है, ए था और ये वाला एटम बी था। अभी इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट मान लेते हैं ये। ठीक है ना, शेयर्ड पोर्शन का मिड पॉइंट देखना है आपको। क्या देखना है, शेयर्ड पोर्शन का मिड पॉइंट। तो शेयर्ड पोर्शन का अगर मिड पॉइंट देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, एक छोटा सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला इतना सा ही देख सकते हो आप, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। इसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। और ये वाला जो बड़ा पोर्शन आ रहा है, इस बड़े वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस ए बी, तो आप क्या बोलोगे, इट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। सो इट विल बी कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी का सम। ठीक है, बट अभी इसमें ये वाला कब यूज होगा, जब दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इक्वली अट्रैक्टेड है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन इसके साइड में भी शिफ्ट नहीं हो रहे, इसके साइड में भी शिफ्ट नहीं हो रहे, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर क्या है, सेम है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। When the electronegativity of A is equal to electronegativity of B। तो इसमें कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको इन दोनों का रेडियस दे देंगे, कोवेलेंट रेडियस, और आप बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता करो। या फिर उल्टा हो सकता है, आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे देंगे और इसमें से किसी एक का वैल्यू दे देंगे
और आपको बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस दूसरे एटम का निकालो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया। इसमें अगर हम बात करें कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, सेम है। सपोज दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, सो सेकेंड, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ए का भी ज्यादा हो सकता है या फिर बी का भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो अगर समझो बी जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए जो है उसके साइड में और थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा, खींचा चला आएगा। तो जब इसकी तरफ और खींचा चला जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर एक बार वापस से सुनो मेरी बात। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये दोनों एटम्स में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है तो क्या करेगा, समझो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा। तो जब बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ए भी थोड़ा इसके साइड में और चला आएगा सामने, हाँ है ना। तो ए जब इसके साइड में और खींचा चला जाएगा तो ये जो मैंने डिस्टेंस बनाया, डिस्टेंस ए बी, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। ये देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, तो माइनस फॉर्मूला में माइनस 0.09 ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, हमको इसका डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और हमने यहाँ पे डाला है मॉड साइन। मॉड साइन क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं ना किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सकती है। तो बेटा हमारा आंसर हमेशा हमको तो पॉजिटिव ही लाना है, तो इस वजह से मॉड डाल दिया, क्योंकि मॉड में से जो भी नंबर बाहर आएगा वो हमेशा क्या बन के आएगा, पॉजिटिव बन के आएगा बच्चों। तो इस वजह से याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश ए एंड बी is given by the formula covalent radius of A plus covalent radius of B minus 0.09 0.09 mod of electronegativity of A minus electronegativity of B। अभी इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी इसको इक्वल हो ही रहे, आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दोनों एटम्स अलग होंगे तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। और दूसरी बात कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम है तो ये कंसेप्ट आ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो ये कंसेप्ट आ जाएगा। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 130 and कोवेलेंट रेडियस ऑफ B इज इक्वल्स टू 70 पिकोमीटर, दोनों पिकोमीटर ही है। कैलकुलेट नंबर 1 डिस्टेंस AA, नंबर 2 डिस्टेंस BB, नंबर 3 डिस्टेंस AB if electronegativity of A is equals to electronegativity of B, and number 4 distance AB if electronegativity of A is equals to 4 and electronegativity of B is equals to 3। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया ये हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोगों को क्या पूछा है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए दिया हुआ है, पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज 130 दिया है कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। तो अगर आपको डिस्टेंस ए पूछा है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस ए क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज डबल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए ना, सो इट इज 2 into 130 which is equals to 260 पिकोमीटर्स। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड आंसर उन्होंने पूछा है डिस्टेंस BB, तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ B हमको पता होना चाहिए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ B इज 70 पिकोमीटर, सो डिस्टेंस BB इज इक्वल्स टू 2 into कोवेलेंट रेडियस ऑफ B which is equals to 2 into 70 and which is equals to how much, 140
पिकोमीटर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर इक्वल। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। ठीक है ना, माइनस वाला टर्म आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज 130 एंड दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी इज 70। सो इसका टोटल आ जाएगा बच्चों कितना, 200 पिकोमीटर। फोर्थ क्या पूछा उन्होंने, डिस्टेंस ए बी पूछा है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा सॉरी मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा का मतलब माइनस ही होना, मतलब बड़ा ये a माइनस बी या फिर b माइनस ए, जो भी लिखना है लिख सकते हो, क्योंकि मॉड है तो प्लस ही होने वाला है। सो व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए बच्चों, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए इज 130 प्लस इसका वैल्यू है 70, 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 दिया, इसका 3 दिया, 3 माइनस 4 करो या 4 माइनस 3 करो, 1 लिखो या माइनस 1 लिखो, मॉड में से बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव ही होने वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 0.09। ठीक है, तो ये आंसर अपना कितना हो जाएगा 199.01, कितना हो जाएगा बच्चों, 01 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 91 हो जाएगा, सॉरी 199.91 क्या पिकोमीटर हो जाएगा। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा वाला रेडियस हमने डिस्कस कर लिया, कोवेलेंट रेडियस हमने डिस्कस कर लिया। कोवेलेंट रेडियस जो होता है इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अगर दोनों एटम सेम है, तो दोनों एटम डिफरेंट है तो आप हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का रेडियस जो होगा वो लेंथ वाइज अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ करना नहीं है। सेकंड आते हैं कोवेलेंट रेडियस के बाद में आते हैं नंबर 2 वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस, ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जांपल से, फिर हम लोग इसका भी स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान देना। वैन डर वाल्स रेडियस का मतलब क्या होता है, सपोज वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप, ऐसा मॉलिक्यूल है मेरे पास सॉलिड स्टेट में, तो ये मॉलिक्यूल है समझो, तो इनके बीच में ऑलरेडी कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो ये इस तरीके का दिखेगा, अगर शो करना है तो डोरेमोन जैसा बेटा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी कौन सा बॉन्ड बना के रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे शो करूँ नहीं करूँ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये ए है और यहाँ पे ये बी है, क्योंकि अभी मैंने कोवेलेंट रेडियस थोड़ी डिस्कस करना है, अभी तो मुझे वैन डर वाल्स रेडियस डिस्कस करना है। अभी वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है देखते हैं। समझो हमारे पास में ऐसे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हो सर, ये आपने ऐसा कैसा बना दिया, तो ऐसा लग रहा है कोई खिलौना बना दिया, नहीं बेटा, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये ए और बी है और इनके बीच में कॉमन वाला जो पोर्शन है वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे वो समझा नहीं, मैं तो वो ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसा होगा, इमेजिन करो इसकी जस्ट बाजू में एक और मॉलिक्यूल है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, दिस इज आल्सो ए एंड ये क्या है, बी है। इसके बाद में यहाँ पे एक और ऐसा मॉलिक्यूल है समझो इस तरीके से, तो ये क्या है, बी है और ये क्या है, ए है। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एप्लीकेबल है। सो वैन डर वाल्स रेडियस इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। मतलब अगर सब्सटेंस कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो ही तभी आप वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। अगर वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में है तो वैन डर वाल्स रेडियस का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन याद रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, मेटल्स के लिए वैन डर वाल्स रेडियस कभी नहीं डिस्कस करेंगे सर, क्यों, क्योंकि मेटल्स के लिए अलग से एक रेडियस होता है जिसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। सो नॉट एप्लीकेबल फॉर, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल, it is not applicable for
मेटल्स, ये मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस होता है। अगर हम बात करें वैन डेर वाल्स रेडियस की, तो सुनना बच्चों ध्यान से, ये किसका न्यूक्लियस है। अब ये मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, क्योंकि हम लोग कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट है, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव। तो आप बताओ, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 का ए है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 का ए है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल नंबर 2 का ए है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस है बच्चों। अगर मैं बात करूं ध्यान से, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में भी क्या है, कुछ डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना जरा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस व्हाट, बिटवीन ए एंड ए। सो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ए एंड ए, और इसको बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बट अभी यहाँ पे एक विडंबना वाली बात क्या बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही क्या है, वीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो डाउट यहाँ पे भी है, बट वो बहुत ही वीक है। तो स्टूडेंट्स, ये दो एडजेसेंट एटम्स हैं ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। आई रिपीट, दीज आर द टू एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। सो अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, और इस मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट के बाद ये जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको, वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ ए, और इस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ ए बोलेंगे। सो व्हाट इज वैन डेर वाल्स रेडियस, हाउ विल यू डिफाइन, इट इज हाफ, इट इज हाफ। तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए विल बी इक्वल टू व्हाट, वैन डेर वाल्स रेडियस, इस रेडियस को क्या बोलेंगे, इसके हाफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ ए। सो इट इज वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ ए प्लस वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ ए। So therefore we can say that 2 into van der Waals radius of A is equals to distance between what and what, A and A. So van der Waals radius of A is equal to distance AA divided by what, 2. बराबर है। So can we say that it is half, it is half the dash, the half, it is half the internuclear distance between two adjacent atoms. It is half the internuclear distance, it is half the internuclear distance of two adjacent atoms, it is half the internuclear distance of two adjacent atoms in neighboring molecules. In which molecules, neighboring molecules, neighboring molecules मतलब आजू बाजू वाले molecules, neighboring molecules in dash state, in dash state बच्चों, it is in solid state, solid state में इसकी बात होती है। So example के तौर पे अगर हम बात करें A का, ठीक है, so what is the van der Waals radius of A, ये हो जाएगा आपका कौन सा, it is internuclear distance divided by 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझो ये एटम है इमेजिनरी, ये न्यूक्लियस है, आपको नहीं लगता बच्चों कोवेलेंट रेडियस इधर आके खत्म हो जाता है, करेक्ट, और वैन डेर वाल्स रेडियस इधर आके खत्म हो रहा है, देखो बाहर, तो डेफिनेटली डिस्टेंस वाइज ज्यादा बड़ा कौन है, वैन डेर वाल्स रेडियस ज्यादा बड़ा है। तो वैन डेर वाल्स रेडियस ज्यादा बड़ा है, जितना ज्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उतना बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। तो इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वीक है। सिंस वैन डेर वाल्स रेडियस is greater than which radius, covalent radius, therefore it is van der Waals radius is what, van der Waals radius or van der Waals force of attraction is weaker or stronger, it is weaker. So van der Waals force of attraction is weaker. ये वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, वीक, so it is वीकर। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है। ऐसे अगर हम लोग बात करें, ये किसका न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, बी का न्यूक्लियस है, और ये भी किसका न्यूक्लियस है, बी का। तो इन दोनों के बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बी एंड बी, ठीक है। अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस आएगा हमको, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बी।
इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी, करेक्ट। और इसका जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वैन डेर वाल रेडियस ऑफ बी, और इस वाले डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, वैन डेर वाल रेडियस ऑफ बी, वैन डेर वाल रेडियस ऑफ बी। क्लियर है। तो अगर मुझे इसको समझाने के बाद अगर मैं इसका भी समझाऊं ऐसे, तो वैसे वैन डेर वाल रेडियस ऑफ बी क्या हो जाएगा, वैन डेर वाल रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी बी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है। नोबल गैसेस बेटा किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो उनके लिए तो कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब तो मायने ही नहीं रखेंगे बेटा, और मेटालिक रेडियस तो सिर्फ मेटल्स के लिए होते हैं। तो वैन डेर वाल रेडियस जो होती है इट इज एप्लीकेबल फॉर नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेडियस माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माना जाएगा कौन सा, ऑब्वियसली वैन डेर वाल रेडियस। सो फॉर नोबल गैसेस, फॉर नोबल गैसेस ओनली वैन डेर वाल रेडियस इज कंसिडर्ड, only van der Waal radius is considered, only van der Waal radius is considered। तो नोबल गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेडियस कंसीडर किया जाता है, वैन डेर वाल रेडियस। ना स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन सिंपल सा, कि अगर एक एटम है वो कोवैलेंट रेडियस भी बना सकता है और वैन डेर वाल रेडियस भी बना सकता है, तो आप बताओ कौन सा कंपैरेटिवली लेंथ वाइज बड़ा होगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लेंथ वाइज बड़ा जो होगा वो होगा वैन डेर वाल रेडियस, और कोवैलेंट रेडियस लेंथ वाइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच के अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो वो तो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। ये जबकि ये वाला डिस्टेंस तो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, ये तो दूर दूर है, टच भी नहीं कर रहे, दूर दूर है, तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कंपैरेटिवली और कम हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डैश वैन डेर वाल रेडियस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, मेटालिक रेडियस। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द थर्ड रेडियस, दैट इज मेटालिक रेडियस। ना अगर हम बात करें किसी भी मेटालिक क्रिस्टल की, तो वो हमेशा एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें एटम्स जैसे लेंथ वाइज भी होंगे, ब्रेड्थ वाइज भी होंगे, हाइट वाइज भी होंगे। सो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं लैटिस। 3 डायमेंशनल मेटालिक क्रिस्टल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैटिस। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। ना मेटालिक रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम बात करें ये मेटल के एटम्स है, अलग अलग एटम्स है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे इस दो डिस्टेंस, इसमें अगर समझो ये रेडियस है किसका, सॉरी ये सेंटर है किसका, फर्स्ट वाले मेटल का, दोनों मेटल सेम ही है, ये रेडियस, ये सेंटर है सेकंड वाले मेटल का। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटल 1 एंड मेटल 2। सो इसको बोलेंगे हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मेटल एंड सेकेंड मेटल। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होगा, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, इस रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। इस रेडियस को भी क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। ये एग्जैक्ट रेडियस देखो एग्जैक्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस mm is equals to metallic radius plus metallic radius. So can you say that 2 times of metallic radius it is equals to distance mm. So यहाँ पे rm is equals to, that is metallic radius is equals to distance mm divided by कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। So can we say that it is half the distance between nearest atoms. It is half the distance between nearest atom in a closely packed metallic crystal. Metallic crystal के अंदर ये जो डिस्टेंस होता है इसका हाफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटालिक रेडियस मिलेगा। अगर आप ध्यान से वापस सोचो, ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, अगर हम लोग सर्कमफरेंस के पहले स्टॉप हो रहे हैं तो इसको हम लोग ने बोला था कोवैलेंट रेडियस। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो इसको वैन डेर वाल रेडियस बोल रहे थे हम लोग, और अगर एग्जैक्टली टच कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। और मेटालिक रेडियस खाली मेटल्स के लिए पॉसिबल है। आप बोलोगे सर सिंगल एटम का रेडियस तो हमको मिल रहा है, बट वो सिर्फ मेटालिक फॉर्म में मिलेगा, मेटल्स के लिए। बाकी सब एलिमेंट्स का क्या, बाकी सब एलिमेंट्स के लिए तो बेटा हमको फिर मेटालिक रेडियस के अलावा किसी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो आप एग्जैक्टली सिर्फ मेटल्स का ही निकाल सकते हो, बाकी का नहीं। जैसे अगर मुझे H का चाहिए, हाइड्रोजन का तो नहीं निकाल पाऊंगा, कार्बन का भी, कार्बन थोड़ी मेटल है, वो तो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन सब का नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, सिर्फ मेटल के लिए ही हो सकता है।
तो अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों टाइप का रेडियस बना सकता है, तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? वैन डर वाल। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? मेटालिक। और तीसरा लास्ट वाला कौन सा होगा? कोवेलेंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर सेम एलिमेंट वन शुड रिमेंबर दैट वैन डर वाल रेडियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस which is greater than covalent radius, याद रखना। So for same element van der Waals radius is greater than metallic radius which is greater than dash covalent radius। ये बहुत ही ज़्यादा important है। अभी इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अगर आपको दो एलिमेंट दे देंगे, आपको बोलेंगे कि बताओ कि इसके अंदर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है या कम है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो एक सिंपल सी बात है, कौन सी चीज़ें जो होती है बेटा वो अफेक्ट करती हैं एटॉमिक रेडियस को। So let us discuss factors affecting atomic radius. Factors affecting atomic radius. Atomic radius को अफेक्ट करने वाली कुछ चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं Z इफेक्टिव। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को कैसे अफेक्ट करेगा डिस्कस करते हैं। आप बताओ, जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है, वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से खींचेगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम बात करें Z इफेक्टिव कम हो रहा है, ठीक है, तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल। दूसरी बात जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को अफेक्ट करती है वो क्या है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम लोग ने Z इफेक्टिव के केस में देखा था। S और P जो होते हैं वो बेटर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, दे प्रोवाइड गुड शील्डिंग इफेक्ट, और D और F जो होते हैं दे प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसमें F तो है वो सबसे घटिया शील्डिंग इफेक्ट देता है, सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट देता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन तो आराम से बाहर और जाएगा और उसका साइज क्या हो जाएगा? एटम का बढ़ते जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है, सॉरी ज्यादा है, उसकी जगह पे अगर कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, जैसे D और F है, तो बेटा इसका मतलब वो पुअर शील्डिंग दे रहे हैं, और पुअर शील्डिंग देंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा जगह, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट कम, एटॉमिक साइज कम, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, एटॉमिक साइज भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, या फिर अगर हम लोग थर्ड बात करें नंबर ऑफ शेल्स की, नंबर ऑफ शेल्स अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ेगा, और अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो अगर हम बात करें ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों सेम ही मान के चलोगे, ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, ट्रेंड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम। सो अलोंग द पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट होता है, अलोंग द पीरियड। अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड बच्चों, दैट इज डैश टू डैश, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो Z इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। आज ही मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला था और प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा? बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा। आप बोलोगे सर Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है ना, बट नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं ना। सो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। क्यों नहीं Z इफेक्टिव ले रहा हूं यहाँ पे? बिकॉज Z इफेक्टिव बेटा ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट रहता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, जनरली ये आपके कॉलेज एग्जाम पे पूछते हैं, एंट्रेंस में जनरली इसके ऊपर तो क्वेश्चन देखे नहीं गए, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है।
तो फर्स्ट है जेड इफेक्टिव, सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट, थर्ड है नंबर ऑफ शेल्स, एंड देन हम लोग ने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन डैश एटॉमिक रेडियस। वन इज अलोंग द पीरियड एंड सेकंड इज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि अगर आपको समझो बोला कि फर्स्ट पीरियड में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पीरियड नंबर वन। पीरियड नंबर वन में कौन आता है? हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि दोनों का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कंपेयर करो, ठीक है, तो एटॉमिक साइज अगर हम बात करें एटॉमिक साइज तो ज्यादा किसका होगा? पीरियड मतलब ऐसे जा रहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, और हीलियम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एकदम सिंपल। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अलोंग द पीरियड तो एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ज्यादा है और हीलियम का एटॉमिक साइज कम है। ठीक है, और ये आपका रॉन्ग आंसर है। सर ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो दिख रहे हैं। नहीं बच्चों, इसका आंसर रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका उल्टा है। इसका रीजन क्या है सर? ये इसका करेक्ट आंसर है और इसका रीजन है बच्चों, हम लोगों को पता है कि नोबल गैसेस के लिए कौन सा रेडियस माना जाता है? नोबल गैसेस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा रेडियस? वैन डर वाल्स रेडियस। तो अगर नोबल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स रेडियस माना जाता है तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा रेडियस माना जाएगा? कोवैलेंट रेडियस माना जाता है। तो आप बताओ, वैन डर वाल्स रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में से बड़ा कौन होता है? वैन डर वाल्स रेडियस होता है ना। तो इस वजह से इसका आंसर है हीलियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आंसर हीलियम नहीं हाइड्रोजन बड़ा होना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है? वैन डर वाल्स रेडियस माना जाएगा। अगर दोनों के लिए वैन डर वाल्स रेडियस मानेंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बड़ा हो जाएगा, बट हम सबको पता है कि हाइड्रोजन तो बेटा कंबाइन होता है, हीलियम किसी के साथ कंबाइन होता नहीं है। ये हो गया फर्स्ट वाले पीरियड की बात। अगर मैं बात करूं पीरियड नंबर 2 की, तो यहाँ पे कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सबसे छोटा कौन होना चाहिए? नियॉन होना चाहिए। और ये आपका कौन सा आंसर है? गलत आंसर है। क्यों सर? क्योंकि नियॉन वापस क्या बनाएगा? यस, वेरी गुड, इट विल फॉर्म वैन डर वाल्स रेडियस। तो इसका रियल आंसर क्या आ जाएगा? नियॉन। देखो सबको चकमा देके आगे आ गया। तो नियॉन ग्रेटर देन लिथियम, बाकी में कोई गड़बड़ नहीं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये कौन सा है? एटॉमिक साइज का ऑर्डर है। लिखना ऐसे, भूलना मत, नहीं तो बाद में आगे जाके पता ही नहीं चला ये क्या कौन सा ऑर्डर लिखा है, पता नहीं। नेक्स्ट आता है पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो पीरियड नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ तो क्या आएगा? ना, मांगो, अला, से, पेप्सी, सोडा, सिलिकॉन, कोला और। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, तो आर्गन सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर ये गलत हो जाएगा और इसका रियल आंसर क्या आएगा? आर्गन ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ग्रेटर देन, उल्टा लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, ये सल्फर है, सॉरी क्या है? सल्फर। सिलिकॉन, ये फॉस्फोरस, ये सल्फर और ये क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। सो पीरियड नंबर 1, 2, 3। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं पूछूं तो इतना बड़ा कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग तो एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो थ्योरी में अगर समझो या एंट्रेंस की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन कैसा आएगा? तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाद में हम लोग एमसीक्यू पीडीएफ तो डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक साइज ऑर्डर इज करेक्ट, ऐसा ऑप्शन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो अभी इसमें ऑप्शन होंगे आपके पास में बहुत सारे, सी एंड डी।
सपोज मैंने आपको दिया फर्स्ट ऑप्शन बोरॉन ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दे दिया मैंने मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन नियॉन सॉरी आर्गॉन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ये सेकेंड ऑप्शन दे दिया। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने नाइट्रोजन ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन। लास्ट वाला ऑप्शन दिया मैंने आपको एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन फॉस्फोरस ग्रेटर देन सल्फर। तो अभी आप लोग आप चेक कर सकते हैं इसमें कि फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता बिकॉज लिथियम जो है वो तुरंत नियॉन के बाद आ रहा है, देखो तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको ये पूरा याद रहेगा तो बेटा अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। किधर से भी कुछ भी पूछो हमको सब पता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर्गॉन, आर्गॉन पहले आना चाहिए था, ये गलत हो गया सर, तो ये वाला आंसर गलत, ये वाला आंसर भी गलत। तीसरा वाला आंसर क्यों गलत है? बिकॉज लिथियम जो है वो लिथियम सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, उन्होंने बेटा इधर डाल दिया, ये भी गलत। तो तीन गलत हो गए तो चौथा राइट होना ही होना है। और देख भी सकते हो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये ऑर्डर राइट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन का एक ट्रेंड है कि मैच द फॉलोइंग देंगे, फर्स्ट आपको एटॉमिक साइज के हिसाब से, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से, तीसरा जेड इफेक्टिव के हिसाब से, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन जो मैं अभी बोल रहा हूँ मैच द फॉलोइंग वाला, वो जेई एडवांस में जनरली ज्यादा पूछा जाता है बिकॉज वो एक ही क्वेश्चन में आपको चार अलग अलग टाइप्स के कंसेप्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन माने जाते हैं। इसमें अगर आपको मेरे साइड से एक ही चीज है कि अगर आपको पूरा सीरीज याद है तो आपको कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा के पूछ लिया जाए, अगर हम लोग याद करेंगे बेटा कि हाँ ये इससे बड़ा वो उससे बड़ा, कितना याद करेंगे? इससे अच्छा अगर हमको सीरीज ही पूरा पता है तो हम लोगों को उसमें से कुछ भी उठा के पूछ लिया जाएगा। हाँ नो डाउट एग्जाम में 15-20 सेकंड लगेगा ये सीरीज को वापस एक बार फटाफट से लिखने के लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग पक्का हमारे 4 मार्क्स पॉकेट में लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने पीरियड 1, 2, 3 डिस्कस किया, अभी हम लोग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें ग्रुप 1 के बारे में, ठीक है ना, अल्कली मेटल्स, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट और इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। सो अगर हम बात करें ग्रुप 1 की तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम, ठीक है ना। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जनरली हम लोग उसके बारे में और उसकी केमिस्ट्री डिस्कस भी नहीं करते, फिर भी अगर आप बोलोगे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा नो डाउट। तो हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि इनका ये क्या है, एटॉमिक साइज, और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन या कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम बात करें ग्रुप 2 की तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। रेडियम लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर हम बात करें इनके एटॉमिक साइज के बारे में तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। 3D सीरीज जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। अगर हम बात करें 3D सीरीज की तो 3D सीरीज है क्या बाय द वे? 3D सीरीज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तब याद कराया था, जिसमें हम लोग ने क्या लिखा था, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन फेको निको जिंक, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन फेको निको जिंक, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग इसको क्या रखते हैं, याद रखते हैं। अभी अगर हम लोग इसके एटॉमिक साइज की बात करें या एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इनका एटॉमिक रेडियस बच्चों आप लोग को जो मैं वैल्यूज अभी लिख रहा हूँ वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद याद नहीं रखता हूँ, मैं खाली आपको समझाने के लिए अभी वैल्यूज भले लिख रहा हूँ, बट आपको मैं वापस से बोलूंगा इन वैल्यूज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये पिकोमीटर में वैल्यूज है सब, ये वैल्यूज सब किसमें है, पिकोमीटर्स का। अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3D सीरीज तो बेटा ये तो लेफ्ट टू राइट ही है, ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट टू राइट ही है ना। लेफ्ट टू राइट जाते तो जनरली क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो कम होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक,
देखो ध्यान से, यहां से लगा के यहां तक जो है, यहां तक एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देख लो, यहां से यहां तक, इसको मैं बेटा पार्ट ए मान लूं या सेक्शन ए मान लेते हैं, इसको मैं नाम देता हूं सेक्शन ए। अगर सेक्शन ए की बात करें तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो कि जनरली होना चाहिए वो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से लगा के यहाँ तक अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ से लगा के यहाँ तक एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, सेक्शन बी नाम दूंगा। यहाँ पे एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम बात करें लास्ट के बाद इस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पे हम लोग अगर वापस देखें तो यहाँ पे सेक्शन सी में एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ गया है। अभी बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन में मुझे देख रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं तो आप लोग की बात सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन आपके मन की बात जरूर सुन पाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो किधर कांस्टेंट है, ये देखो ना नंबर तो चेंज हो रहा है ना, ऐसा सोचा तो होगा। वेरी गुड, आपने सोचा। अभी आप स्माइल कर रहे हो कि राम सर हमारे मन की बात जान लेते हैं बेटा। मैं क्या मोदी जी तो नहीं हो बेटा, मन की बात करूंगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों के मन में डाउट आएगा, वो मैं हमेशा डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ तक तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है ना 1 पिकोमीटर का है, इसको इतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानोगे। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे देखो ना, सीधा 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, एक आध नंबर का डिफरेंस को बेटा हम लोग ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। रिपीट द स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे हैं, 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सेक्शन ए की, सेक्शन ए में एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज जो हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। सेक्शन सी की बात करें तो वहां पे एटॉमिक साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो तीनों का रीजन हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है बेटा ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है और फिर वापस से बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। तो सुनो, जब हम लोग बात करें, ये न्यूक्लियस है, ये अलग अलग शेल्स है, शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। तो अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है, 3D में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है, 3D में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन की। डी सब शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन की। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जब आप किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, सबशेल में या शेल में जा रहा है, शेल के बाद सबशेल, सबशेल जा फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन समझो अगर 3D में जा रहे हैं तो एट द सेम टाइम एक प्रोटॉन भी तो जा रहा है न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर भी ताकत बढ़ रही है, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी सुनना ध्यान से, जब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो स्कैंडियम हो गया, एटॉमिक नंबर 21। सो ये 3D1 हो जाएगा बच्चों, 3D1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो पूरा डी सबशेल इतना बड़ा पड़ा है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ऐड हुआ। चलो अभी आ जाते हैं टिटेनियम पे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ। अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, नो डाउट, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी तो ऐड हुआ रहेगा, तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ी या कम हुई, बढ़ी। लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो होगा, लेकिन वो रिपल्शन बहुत ही कम होगा। बोलो क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं डी सबशेल की, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो बेटा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूर दूर है इलेक्ट्रॉन, बेटा कोई रिपल्शन की बात है क्या, नहीं है। तो रिपल्शन जो होगा नो डाउट होगा, बट बहुत ही कम। इसके जगह जेड इफेक्टिव जो होगा, न्यूक्लियस की ताकत जो बड़ी है वो ज्यादा मायने रखेगी। तो इस वजह से न्यूक्लियस
जो है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इस वजह से एटॉमिक साइज में देखो कमी आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करेगा कि न्यूक्लियस का चार्ज डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियस का चार्ज डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करेगा नहीं। अरे कुछ समझ रहे हैं क्या, पक्का समझ रहे हैं? वापस बताओ एक बार, आप मुझे बताओ, दो चीजें, न्यूक्लियस की ताकत भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, बट अभी मुझे था एक ही इलेक्ट्रॉन था तब तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जब न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोटॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन एक ऐड हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है बेटा, वहां पे सिर्फ अभी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है क्या, नहीं है, ज्यादा नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं है, इसकी जगह कौन डोमिनेट कर रहा है, जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियस की ताकत, तो वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से देखो एटॉमिक साइज में क्या आ रही है, कमी आ रही है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये देखो कितनी की कमी है, डिफरेंस कितने का है, 12 का डिफरेंस है। जब एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और ऐड भी हुआ रहेगा, तो अभी बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है, नो डाउट, अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, तो कहने से 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कम रिपल्शन, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिपल्शन था, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन आया तो रिपल्शन थोड़ा तो बड़ा हुआ रहेगा, यस, तो इस वजह से फिर भी अभी भी डोमिनेटिंग फैक्टर तो जेड इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 10 की कैपेसिटी है। तो अगर पहले कितने का डिफरेंस आ रहा था, देखो 12 का डिफरेंस आ रहा था, अभी सिर्फ और सिर्फ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, तो देखो डिफरेंस भी कम होने लगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ने लगा है। फिर एक और प्रोटॉन ऐड किया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो डेफिनेटली जेड इफेक्टिव भी बढ़ा, बट अभी भी डोमिनेटिंग कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा बढ़ा, तो इस वजह से एटॉमिक साइज में जितना डिक्रीज आना चाहिए उतना नहीं आएगा। पहले कितने का डिफरेंस था, 12 का, वेरी गुड, अभी कितने का डिफरेंस है, बोलो, यस 10 का डिफरेंस, और अभी कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 5 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कम होते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में कौन डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है, जेड इफेक्टिव, वेरी नाइस, तो जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या, रिपल्शन, तो जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को वो क्या कर रहा है बेटा, ओवरकम कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, कौन, जेड इफेक्टिव। जब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कहने से धीरे धीरे रिपल्शन अभी बढ़ रहा है, ठीक है, और जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो जब बैलेंस कर लेंगे तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मिडिल ऑफ द सीरीज में, दैट इज सेक्शन बी में क्या होगा, जेड इफेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, इक्वल कर देंगे, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। लास्ट में जब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया, तो जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया, नो डाउट न्यूक्लियस की ताकत तो बढ़ी, बट पूरा डी सबशेल पूरा भर गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा भर गए, पूरी उसकी जितनी कैपेसिटी थी भरने आई, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस समय जेड इफेक्टिव डोमिनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन डोमिनेट करेगा, और इस वजह से एट द एंड ऑफ द सीरीज, दैट इज सेक्शन सी में, जेड इफेक्टिव इज लेस देन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इससे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, याद रखना, स्टार्टिंग में क्या होता है, कौन डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, मिडल में दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं, और लास्ट में जेड इफेक्टिव डोमिनेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करता है, इस वजह से आपको 3D सीरीज में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग एग्जैक्टली अगर एटॉमिक साइज का ऑर्डर बनाएं, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑर्डर क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज का ऑर्डर ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक साइज में बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, स्कैंडियम बड़ा हो जाएगा, स्कैंडियम सबसे बड़ा, स्कैंडियम के बाद कौन है, टाइटेनियम है, 132 है, तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में ये जो है 122 है, लेकिन ये 125 है, तो यहाँ पे Zn आ जाएगा, राइट। उसके बाद में 125 के बाद कम कौन है, वेनेडियम है, वेनेडियम आ जाएगा। नेक्स्ट 122 के बाद में सब के सब 117 वाले और फिर उससे कम है, तो 117 वाले कौन कौन है, क्रोमियम है, Mn है,
क्रोमियम है, Mn है, Fe और Cu, Fe और Cu इन चारों का साइज सेम है, इन चारों का साइज क्या है, सेम है। सबसे बड़ा कौन, स्कैंडियम, फिर टिटेनियम उससे छोटा, जिंक उससे छोटा, वैनेडियम इन चारों से बड़ा है। फिर कौन बचा, 117 के बाद 116 आएगा, दैट इज कोबाल्ट, एंड लास्ट में कौन आएगा, निकेल। तो ये सीरीज आपको क्या रखना है बच्चों, याद रखना है इसी ऑर्डर में, साइंस नहीं, स्कैंडियम, मुझे लगा साइंस है ये, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe और कॉपर का सेम, एंड कोबाल्ट और निकल का सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का आरपी ट्रिक क्या है, आरपी ट्रिक टू रिमेम्बर दिस सीरीज। ठीक है, इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है, साइंस टीचर जैसे, साइंस टीचर जैसे जानने वाले, साइंस टीचर जैसे जानने वाले, स्पेलिंग्स थोड़ा सा मैं मेरे हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, वाले में W मत लिखना, वाले बराबर कोई नहीं। सर ये क्या है, अभी हमने पहली बार ऐसा सुना, ये क्या है, साइंस टीचर जैसे जानने वाले, साइंस टीचर मतलब SC एंड TI, जैसे एक कनेक्टिंग वर्ड है, जानने वाले मतलब ZN, ठीक है, जानने वाले मतलब ZN, ठीक है, वाले मतलब क्या बच्चों, वैनेडियम, बराबर में जो ये सब बराबर है, कोई नहीं में कोबाल्ट और निकेल आएगा। बराबर में क्या लिखोगे बताओ, क्रोमियम, Mn, Fe एंड Cu, ये सब बराबर हो जाएंगे। बराबर है सर, अगर हम लोग को ये याद नहीं है तो ये बराबर में कौन कौन है हमको कैसे पता चलेगा। अरे बच्चों क्या आप भी साइंस टीचर, वेरी क्लेवर मैन, फेको, निकू, जिंक, बराबर। अभी समझो ये याद है, पर आपको ये बराबर में कौन कौन से एलिमेंट है वो याद नहीं है, तो इसको मत देखना, इसको देखो। अभी सबसे पहले साइंस टीचर जैसे, तो कनेक्टिंग था, जानने वाले, वाले मतलब ये खत्म हो गए, इतने सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। बराबर में मालूम नहीं कौन थे, कोई नहीं मतलब कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो चारों इधर आ जाएंगे ना, हो गया ना खत्म, कितना इजी है। वापस क्रोमियम, Mn, Fe और Cu इधर आ जाएंगे, खत्म। जो बराबर वाले आपको याद नहीं हो रहे थे ना, आप बोल रहे थे हमको याद नहीं है सर, तो वो सब इधर आ जाएंगे बच्चों, हो गया एकदम सिंपल। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका बच्चों, 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा पता है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर एटॉमिक साइज ऑफ 3D सीरीज। क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एटॉमिक साइज ऑफ 3D सीरीज, एटॉमिक साइज ऑफ 3D सीरीज। और ऑप्शन दिए होंगे 4, A, B, C एंड D। क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है समझो आपको दिया है Zn, वैनेडियम एंड निकेल, स्कैंडियम एंड निकेल। दूसरा आपको दिया है कॉपर, कोबाल्ट, निकल एंड टाइटेनियम। तीसरा आपको दिया है टाइटेनियम, वैनेडियम, कॉपर, निकेल। चौथा आपको दिया है टाइटेनियम ग्रेटर देन वैनेडियम, ग्रेटर देन स्कैंडियम, ग्रेटर देन निकेल। समझो ये दिया है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों वीडियो पॉज करो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, वीडियो पॉज करो और एक रफ पेपर पे ट्राई करो, इस क्वेश्चन को लिखना मत, आप अपने इस सीरीज को खुद से मन में रिवाइज करो, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक बताया उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। हो गया, तो देखो सबसे पहली बात, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें स्कैंडियम, देखो साइंस सबसे उन्होंने पीछे डाल दिया बेटा, तो गलत हो जाएगा। दूसरा साइंस टीचर, टीचर इधर किधर आगे बेटा, टीचर तो आगे होंगे बेटा, तो टीचर आगे बराबर है, ठीक है ना, वेरी क्लेवर मैन, ठीक है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, साइंस टीचर जैसे जानने वाले बराबर कोई नहीं, ये राइट है बच्चों,
ये राइट है। ये क्यों रॉन्ग है सर? क्योंकि इसमें साइंस तो पीछे डाल दिया बेटा। तो आपको अगर पूरा सीरीज नहीं भी याद है तभी भी देखो आपका तो काम बन गया बच्चों। इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जनरली मैंने देखा है कि इनऑर्गेनिक में ये जो मैं ऐसे ट्रिक्स देता हूँ मेरे लेक्चर्स में वो बच्चों को बहुत काम आ जाती है बेटा। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग फास्ट हो जाता है और चीजें जब समझ में आती है तो इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये हमने 3D सीरीज डिस्कस किया। इसके अलावा अभी हम लोग को एक ग्रुप नंबर 13 में भी थोड़ा सा देखना है और हम लोगों को 3D सीरीज में हम लोग को डाउन द ग्रुप का भी एक कंसेप्ट देखना है। तो दो छोटे छोटे कंसेप्ट है, आप इसका फोटो लो फिर हम लोग उसको भी कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द ग्रुप्स इन डी ब्लॉक। आपने बोला देखा रहेगा अभी ये क्या बना दिया सर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये साल का जो नीट का, अभी साल मतलब कौन सा, 2021 की बात करें, 12 सितंबर को जो पेपर हुआ था नीट का, उसमें इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। वो भी मेरे नोट्स में से आया था। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर हम बात करें 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, दैट इज साइंस टीचर, वेरी क्लेवर मैन। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए तो आपका भी डी ब्लॉक पूरा रिवाइज हो जाए। वेरी क्लेवर मैन, फेको, निको, जिंक। ठीक है। दूसरा यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना। नेक्स्ट लाहफ्ता, लाहफ्ता वरना, वे, ऐसी, इधर, पिटाई और होगी। बच्चों इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों ये हो गया कौन सा सीरीज हमारा? 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 6D सीरीज तो क्या बेटा मैनमेड है ना, तो उसके बारे में तो हमको डिस्कशन करना नहीं बिकॉज उनका तो लाइफ ही कम है बेटा। वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जिंदा रहते हैं एंड देन दे डिसअपियर, तो इसलिए हमको उनको डिस्कस करना नहीं है। ठीक है, चलिए अभी अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 3 की। सो ग्रुप नंबर 3 में ये क्या है? स्कूटी यामाहा ला, याद है कुछ? स्कूटी यामाहा ला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रोमाटन, मन तकरे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आया, जिनी कहाँ होगा? कनाडा में होगा। तो आप बताओ, स्कूटी यामाहा ला, दैट इज स्कैंडियम, एट्रियम एंड लैंथनम। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। हो गया बच्चों, डाउन द ग्रुप क्या हो गया? एटॉमिक साइज बढ़ गया, खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर 4 दैट इज टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, तो यहाँ पे एक गड़बड़ है और गड़बड़ भी बेटा महा गड़बड़ है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। टिटेनियम से बड़ा जर्कोनियम और इन दोनों का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम। सर ये तो एकदम अजीबोगरीब काम हो गया। होगा ही ना बेटा, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स बैठे हैं, तो यहाँ पे जो लैंथोनाइड्स बैठे हैं इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो जर्कोनियम एंड हैफनियम, zirconium and hafnium have almost identical dash size, identical atomic size, और आइडेंटिकल एटॉमिक साइज होने की वजह से इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या है? पहले से सेम है ना, सेम ग्रुप में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वापस बोलो, सेम ग्रुप में अगर आ रहे हैं तो इनके नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स तो क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो इस वजह से बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है और इस वजह से इनको बोलते हैं केमिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विंस। इन दोनों का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? सेम। ये अगर ग्रुप 3 की बात करें तो, ग्रुप नंबर 4 की बात करें तो, 5 की बात करें तो यहाँ पे वो नवाब था सेम, तो यहाँ पे नियोबियम एंड टैंटलम का बेटा ऑलमोस्ट क्या है बेटा? साइज क्या हो जाएगा? सेम। इसका भी रीजन क्या है? सेम ही है, दे आर आल्सो डैश केमिकल ट्विंस। तो यहाँ पे यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो अपना पीरियोडिसिटी के रूल्स है, ये वाला डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, वो फॉलो होता नहीं है। यहाँ से लगा के लास्ट तक यही सेम प्रॉब्लम,
इसका मतलब ये सब क्या है, केमिकल ट्विन्स है एक दूसरे के। और ये केमिकल ट्विन्स होने का कारण क्या है बेटा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है कितने 14 एलिमेंट्स, इनकी वजह से हो रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका रीजन क्या है इसका रीजन है बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो 12 सितंबर 2021 ठीक है जो पेपर आया था उसमें इसका रीजन क्या पूछा था कि इसका रीजन क्या है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज केमिकल ट्विन्स। तो इसका रीजन है बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये वर्ड क्या है सर, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका नाम क्या है बेटा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्यों, लैंथेनाइड समझ में आया सर, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्यों तो इसका रीजन सुनो। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं लैंथेनाइड्स में तो याद रहेगा सी प्रीति एंड पीमी, सी प्रीति एंड पीमी, सैम यूरोप गया तब, याद है सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, इर्नी टू मेक येलो बिल्डिंग क्या, लग्जूरियस। इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड सीरीज, दिस इज ऑल्सो नोन एज दैट सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स हो गए बेटा, 14 एलिमेंट्स है। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज। और लैंथेनॉइड सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में एंटर होता है, इसको बोलते हैं 4f सीरीज, एंटर्स इनटू 4f सबशेल। कौन सा सबशेल, 4f सबशेल। लेकिन सबको पता है कि जो 4f सबशेल है या फिर f सबशेल है वो बेटा कौन से टाइप का शील्डिंग देता है, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। हम सबको पता है दैट f ऑर्बिटल प्रोवाइड्स पुअरेस्ट और f सबशेल प्रोवाइड्स पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। और पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो आप बताओ पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और z इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो जब हम लोग बेटा सीरियम से कहां तक गए, जब हम लोग सीरियम से कहां तक गए, लुटेशियम तक। जब हम लोग सीरियम से बेटा देखो स्लिप ऑफ टंग, सीरियम से कहां पे गए, लुटेशियम तक गए, तो बताओ z इफेक्टिव बढ़ा या कम हुआ, z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ लैंथेनाइड्स में जब हम लोग सीरियम से लुटेशियम तक जाते हैं तो साइज में एक्सपांशन देखने को मिल रहा है कि कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन सेम है। तो साइज में एक्सपांशन हो रहा है, साइज बढ़ रहा है कि साइज कम हो रहा है, सर साइज तो कम हो रहा है। तो साइज का कम होना को ही तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या, लबडब सुना रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब साइज का कमी आ रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, कमी आ रही है। तो इस साइज का जो डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज में डिक्रीज हो रहा है, इसी को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वजह से, इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम। तो इन दोनों का साइज सेम, इन दोनों का साइज सेम, ऐसे इस तरीके से ये आगे चलते जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 में तो कोई केमिकल ट्विन्स है नहीं, ग्रुप नंबर 4 में कौन से केमिकल ट्विन्स है, ग्रुप नंबर 4 में बेटा केमिकल ट्विन्स है जर्कोनियम एंड हैफनियम। ग्रुप नंबर 5 में नियोबियम एंड टैंटलम। ग्रुप नंबर 6 में, ग्रुप नंबर 6 में बच्चों याद रखना ये मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ग्रुप नंबर 7 में टेक्नीशियम एंड रीनियम। ये सब क्या है बच्चों, these all are dash, these all are known as dash twins, chemical twins। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक साइज, इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विन्स। तो केमिकल ट्विन्स कहाँ पे नहीं है, ग्रुप नंबर 3 में नहीं है, बाकी सब में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो अगर देखे तो एटॉमिक साइज एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ता नहीं है, उल्टा इक्वल हो जाते हैं। और इसका रीजन आप याद रखना, ये वर्ड बहुत जरूरी है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमको क्या देखने को मिलते हैं, केमिकल ट्विन्स देखने को मिलते हैं। और ये साल के नीट के पेपर में यही पूछा गया था बेटा, जर्कोनियम एंड हैफनियम देयर आइडेंटिकल एटॉमिक साइज इज, रीजन फॉर द देयर आइडेंटिकल एटॉमिक साइज इज, ऑप्शन ए क्या था बच्चों, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो ये हो गया पूरा का पूरा ग्रुप्स इन डी ब्लॉक। अभी एक ग्रुप नंबर 13 के बारे में हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना है, छोटा सा, ठीक है। वो खत्म करके हम लोग वाइंड अप करेंगे। मुझे मालूम है थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट अगर आप चाहो तो इसको 2 पार्ट्स में देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है। अभी हम लोग ग्रुप नंबर 13 डिस्कस करेंगे, बिकॉज 13 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us move to the last part. It is group number 13, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो एक्सपेक्टेड एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर होना चाहिए, थैलियम सबसे बड़ा होना चाहिए, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा गैलियम होना चाहिए, फिर इंडियम, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, थैलियम होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स इसमें आपको एक जगह पे गड़बड़ देखने को मिलती है, और वो है ऑब्जर्व। लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड एटॉमिक साइज। अगर हम बात करें ऑब्जर्व्ड एटॉमिक साइज की, तो बोरॉन जिस जगह पे है वहीं पे है। सिर्फ और सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, आप भी अलग कलर से लिखना, गैलियम और एल्यूमिनियम ने अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। गैलियम और किसने, एल्यूमिनियम ने अपने पोजीशंस को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। तो मुझे बता, बेसिकली बड़ा कौन होना चाहिए था, गैलियम होना चाहिए था, बट होता कौन है, एल्यूमिनियम बड़ा होता है। सर इसका रीजन क्या है? अगर हम लोग रीजन देखने जाए तो बच्चों इसका रीजन एक ही है कि जब हम लोग गैलियम की बात करते हैं तो इसमें डी ऑर्बिटल की एंट्री आ जाती है। जैसे मैं अगर आप बताओ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ये एल्यूमिनियम है। और अगर हम बात करें गैलियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर है 31, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल आया ना, डी ऑर्बिटल, हम सबको पता है कि ये प्रोवाइड्स अ डैश पुअर डैश इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और अगर ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट देगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज जो होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। सर ऐसा इधर क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि इधर नहीं होने का कारण एक है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है बेटा। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के नोट्स ओपन करोगे तो मैंने आपको वहाँ पे एल्यूमिनियम का और गैलियम का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट भी कराया होगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जेड इफेक्टिव फॉर एल्यूमिनियम आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। जेड इफेक्टिव फॉर एल्यूमिनियम इज 3.5, Z effective for aluminum is 3.5, and then that of Z effective for gallium is, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। इसका बच्चों 5 है, तो किसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, गैलियम का। सो सिंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना, और रूल्स मैंने लिखाया था आपको, स्लेटर्स रूल, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। मैं अभी अननेसेसरली सॉल्व करूंगा, कोई मतलब नहीं है, शायद से मैंने लास्ट लेक्चर में कराया भी था, नहीं कराया अगर है तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेना। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, पी। तो याद है पी के लिए रूल्स क्या है ना, इसको क्या मान लेंगे, n हो जाएगा, ये भी, ये n-1, ये भी n-1 और ये n-2, सेम वे फॉर दिस आल्सो, लेकिन इसको पहले ब्रैकेट में लिखने के बाद। तो आप कैलकुलेट करोगे तो इसका 3.5 आता है, इसका 5 आता है। तो Z इफेक्टिव फॉर किसके लिए, गैलियम इज ग्रेटर देन Z इफेक्टिव क्या, एल्यूमिनियम के लिए। तो इस वजह से इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, देयरफॉर कम हो जाएगा। सो एटॉमिक साइज Z इफेक्टिव ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। ये इसका एक सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। जनरली टीचर्स क्या बोल देते हैं, यार ये तो एक्सेप्शन है ना, इसका क्या एक्सप्लेनेशन। नहीं बच्चों, मेरे लेक्चर में आपको याद रखना, मैं तो ऑफलाइन में भी बोलता हूँ, एक्सप्लेन, अगर हम लोग के पास में कोई भी क्या है, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आर हम लोग क्या करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं
एक्सेप्शंस आर फॉलोड बाय व्हाट, एक्सप्लेनेशन बाय राम सर। ठीक है, तो हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका भी आपका आंसर सेम ही आएगा, इसका 3.5 उसका 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर हम देखें तो हमने क्या लेक्चर में देखा और क्या पढ़ा वो एक बार समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट रेडियस, फिर हम लोग ने डिस्कस किया था वैन डेर वाल्स रेडियस, और तीसरा हमने डिस्कस किया था मेटालिक रेडियस। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए। आज के लेक्चर में ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, टाइम लग गया, बिकॉज ये एक ही स्ट्रेच में होता था तो ही हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहो तो वीडियो को 2 बार में देख लेना, बट मैं एक ही साथ में रिकॉर्ड करूंगा तो एक बोले कंटिन्यूटी बैठता है इसमें, इसके लिए मैंने एक साथ रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयोनिक रेडियस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में अभी हमारा एक 4th रेडियस टाइप बाकी रह गया, कौन सा, आयोनिक रेडियस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड मैंने जितने भी एक्सेप्शंस थे वो सब एक जगह पे लिखवाए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं। ठीक है, अगर आप बात करोगे ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता ही है। इसके लिए वो सिखा के मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपको। अगर जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे एक्सेप्शन है वही लिखवाया, जहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, समझो अभी मैंने ग्रुप नंबर 15 के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके लिए नहीं लिखवाया है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ भी गया तो हम लोग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस, जल्दी मिलेंगे, आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।